नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया की। दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो है वो क्या है कि एशिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण और पश्चिम में स्थित है, इसलिए इस भूभाग को हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया। एशिया महाद्वीप का एक ये बहुत बड़ा प्रायद्वीपीय भूभाग है। प्रायद्वीपीय भूभाग का मतलब ये कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है और एक ओर से इसे स्थल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। पूरा का पूरा भूभाग है वो एक जो है पर्यावरणीय दशाएं यहाँ की जो है उष्णकटिबंधीय है, यानी कि पूरा उष्णकटिबंधीय बेल्ट में आता है ये। लेकिन वास्तव में ऐसी दशाएं यहाँ पर मौजूद नहीं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान का होना। तो उष्णकटिबंध से ऊपर जैसे कि अपन बात करते हैं अपने राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, थार वाला, उस वाला एरिया है ये पूरा। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो बहुत ही मुश्किल वाली है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और पूरा का पूरा भाग है जो क्या है कि रेगिस्तानी एरिया है। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि रेगिस्तानी एरिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार अवश्य होंगे, और पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई जो राष्ट्र है जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं तो वो राष्ट्र करने वाले कौन है, खाड़ी देश ही हैं। उसके अलावा अमेरिका है, रूस है, चीन है। लेकिन ये लोग भी कहीं ना कहीं अपने संसाधनों को रिजर्व रख रहे हैं ताकि भविष्य में ये काम आए। लेकिन खाड़ी के वाले जो देश हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा दोहन इन चीज़ों का कर रहे हैं। तो खाड़ी वाले देश है, जो खाड़ी वाले देशों में आप देखिए कि बहुत बड़े देश है यहाँ पे, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था का एक ही साधन है, वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ही मुख्य भंडार है यहाँ के। तो अपन देखें तो सऊदी अरब बहुत बड़ा राष्ट्र है यहाँ का। सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ईरान है, इराक है, लेबनान, साइप्रस, सीरिया और भी जैसे कि यमन है, कुवैत है, ओमान है। तो हम इन राष्ट्रों के बारे में थोड़े बहुत पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं कि इनकी स्थिति की। तो स्थिति अपन देखें अगर एटलस में, तो ये अरब सागर के ऊपर है और इस पे जो खाड़ियाँ हैं वो इनके चारों तरफ कहीं ना कहीं छिछले सागर या खाड़ियाँ जरूर है। जैसे कि अपन देखें तो अरब सागर है, अरब सागर इनके दक्षिण में है, और अरब सागर का एक भाग है, ईरान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। तो ये सारे के सारे क्या है, खाड़ी वाले मुहाने हैं। लाल सागर है, लाल सागर इनके पश्चिम में है, लाल सागर इनके पश्चिम में है। और ऊपर जो अगर जाएं तो भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर जैसे सीरिया, जॉर्डन, दमास्क, ये साइप्रस, ये सारे के सारे इनका जो पूर्वी छोर है वो भूमध्य सागर के लगता है। अगर आप एटलस में देखें तो इनके प्रत्येक राष्ट्र कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे किसी न किसी मुहाने पर टच होता ही होता है। तो इनके समुद्री परिवहन इनका अच्छा है, लेकिन जलवायु दशाएं यहाँ पर बहुत ही कठोर है, क्योंकि ज़्यादातर जो है एरिया रेगिस्तानी है। और उन्हीं रेगिस्तानी एरियो की में पूर्व काल में जब यहाँ पर कुछ का कारणों से, जैसे प्लेट विवर्तनिक से हुई या जलवायु कंडीशन दशाएं चेंज होने के कारण या प्लेटों के खिसकने से, किसी न किसी कारण से यहाँ पे क्या हुआ कि भू संचलन हुआ। और भू संचलन होने से यहाँ पर सब में क्या था कि यहाँ पे जो अपन ने पढ़ा पेंथालासा ये वगैरह महासागर थे, तो ये हटने और प्लेटों के एक दूसरे से टकराने से क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी जीव जंतु थे समुद्री वो दब गए, और दबने के बाद उनमें पेट्रोलियम का निर्माण हो गया। और पेट्रोलियम यहाँ के भी वर्तमान अर्थव्यवस्था के मूल साधन है। तो अगर अपन इन देशों की बात करें अर्थव्यवस्था की, तो पहला साधन है अर्थव्यवस्था का इन लोगों के पास पेट्रोलियम। दूसरी बात करें तो यहाँ पर जैसे कि पेड़ है, बकरी है, इसके अलावा कृषि कार्य तो नाम मात्र का है यहाँ पर, लेकिन यही इनकी अर्थव्यवस्थाओं के मेन साधन है। ज़्यादातर लोग जो है, ये मूल लोग जो यहाँ के हैं वो गडेरी हैं, और ये ज़्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन अब वर्तमान की अर्थव्यवस्था और वर्तमान साधनों में यहाँ के लोग बहुत ही रियायती और अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पे जो निकलने वाला जो पदार्थ है पेट्रोलियम, वो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा तरलता रखता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसों वाला संसाधन है। इसलिए यहाँ के लोग लगभग यहाँ के लोग संपन्नता की ओर है। अपन बात करते हैं
जैसे कि इनमें से कुछ राष्ट्रों की, जैसे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश मानते हैं तो अभी भी है हमारा, क्योंकि हमारा जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जबकि वो सही मायनों में माना जाए, अगर भारत अपने पास अपनी सीमा, अपनी संप्रभुता में माने, तो पाकिस्तान की सीमा भी अपने भारत से टच होती है। तो भारत का एक पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, और इसमें इसके बहुत ही राजनीतिक तौर पे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो भारत का बहुत अच्छा मित्र राष्ट्र है, और यहाँ पर ज़्यादातर की परियोजनाएं हैं जो भारत कहीं ना कहीं इन परियोजनाओं में अपना निर्माण कार्य करता है। और चाबहार बंदरगाह है और ग्वादर पोर्ट, ये जो इन पे चल रहा है, पाकिस्तान का है वैसे ग्वादर, लेकिन चाबहार शायद ईरान और ये अफगानिस्तान के बीच का पोर्ट है जिस पर भारत ने कार्य किया। तो इससे क्या है कि अफगानिस्तान पर भी सीधा नियंत्रण भारत कर सकता है। तो एशिया का एक देश है, लेकिन ये इस राष्ट्र को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा है आतंकवादी गतिविधियों ने। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राई फूड होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे अफीम की खेती भी होती है। तो अफगानिस्तान मूलतः क्या है, इतना विकसित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साम्राज्यवादी ताकतों का वो, जैसे अलकायदा है, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन वर्तमान में अमेरिका के हस्तक्षेप से इसमें थोड़ा प्रभाव कम हुआ है। अब वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है और धीरे धीरे ये मुख्य अर्थव्यवस्था की ओर लौट रहे हैं। और भी बहुत सारे राष्ट्र हैं। हम मुख्य राष्ट्रों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं साइप्रस की। तो साइप्रस क्या है, साइप्रस आप एटलस में देखें तो साइप्रस एक भूमध्य महासागर के अंदर एक द्वीप है, जिसे पूर्व का मोती भी कहते हैं। तो इसकी बहुत ही अच्छी कंडीशन है कि ये बहुत भूमध्य सागर और भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, अंगूर, अंजीर, ये बहुत सारे अच्छी मात्रा में होते हैं। छोटा राष्ट्र है, 1960 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इसके तुर्की के साथ में कुछ संबंध चलते रहे और झड़पें चलती रही, लेकिन वर्तमान में बहुत ही ये राष्ट्र ठीक है, अच्छी अर्थव्यवस्था है इसकी। इसका कारण है इसकी स्थिति। ईरान का भी अमेरिका के साथ बहुत ही संबंध खराब चल रहे हैं। इसके कारण है कि अमेरिका चाहता है कि ये ईरान जो है क्या करें कि अपनी परमाणु जो नीति है उसको त्याग कर जो संबंध है, यानी कि परमाणु हथियार ना बनाए और अपने जो संबंध है वो अच्छे बनाए दूसरे राष्ट्रों से, और अपने परमाणु की शक्ति है उसको ना बनाए। अमेरिका ये चाहता है और ईरान ये चाहता है कि वो अपना परमाणु जो कार्यक्रम है उसको बंद नहीं करेगा और उसको नियंत्रण लागू करता रहेगा। तो इन्हीं कारणों से अमेरिका ने भी, और इनके बीच में बहुत ही तनातनी चल रही है। इसमें रूस और बाकी जो राष्ट्र हैं वो कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था वाला देश है वो अपने फायदे के लिए इन राष्ट्रों के बीच में आ जाते हैं। यहाँ पर भी अभी जो सरकारें हैं वो ज़्यादातर ईरान में क्या है कि शिया बहुल इलाका है, और शिया बहुल इलाका होने के कारण धार्मिक कट्टरता थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हसन रूहानी यहाँ के पीएम है, ये पीएम कहें चाहे राष्ट्रपति के, चाहे सर्वे सर्वा या धार्मिक नेता जो भी यहाँ के प्रमुख है। और ईरान बनिस्पत इस सऊदी अरब अमीरात वगैरह इन राष्ट्रों से कहीं ज़्यादा बेटर भी है, भारत के भी अच्छे संबंध हैं इनसे। लेकिन ये सारे के सारे राष्ट्र हैं, कहीं ना कहीं धार्मिकता का बोलबाला यहाँ पे ज़्यादा है। और बाकी ईरान के अंदर अपन देखा जाए तो वही इसका प्रमुख जो व्यवसाय वो तेल ही है, प्राकृतिक गैस और तेल। एक तापी परियोजना चल रही थी, वो तापी परियोजना भी ईरान से ही संबंधित है, जो भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में होते हुए भारत में आती है, लेकिन उसका अभी अप्लीमेंट शायद नहीं हुआ है। लेकिन अगर अपन देखें तो अलबुर्ज यहाँ का सबसे बड़ा पर्वत है और इसकी राजधानी है वो तेहरान है। तापमान बात करें जलवायु कंडीशन की तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का हो जाता है जुलाई माह में। जनवरी में यहाँ पे सेम कंडीशन मान सकते हैं अपना राजस्थानी क्लाइमेट की। जनवरी में तापमान कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे ठंड पड़ती है, सेम कंडीशन है, और बाकी के दिनों में गर्मी है। बाकी कोई ज़्यादा मेन अर्थव्यवस्था का साधन यहाँ का पेट्रोलियम ही है। और ईरान की अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो पेट्रोल है, और इसके अलावा जो खेती होती है वहाँ पे ये कोई बड़ी मजबूत अवस्था में नहीं है। इसके अलावा ईरान इराक पड़ोसी देश है,
इराक के अंदर भी सेम अभी वर्तमान अवस्था में देखें तो ईरान की कंडीशन फिर भी अच्छी है, भले ही वहाँ पे अर्थव्यवस्था फेल हो रही हो, विश्व स्तर पर कुछ भी हो रहा हो। इराक के अंदर ISI आ गया था और उसने बहुत ही इस राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी अभी स्थिरता की हो रही है, कह सकते हैं हम। यहाँ दोनों राष्ट्र है, दोनों क्या पूरा जो दक्षिणी पश्चिम एशिया, इनमें मुस्लिम राष्ट्र ही है। इराक की बात करें अपन तो इराकी समय सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, आर्मेनिया, ईरान से मिलती है, तो ये सब मुस्लिम राष्ट्र हैं। और इसी भूभाग पे आपको पता हो तो मेसोपोटामिया का इतिहास रोमांचक यहाँ पे मिलता है, जो बेबीलोनिया, असीरिया, अकादियन साम्राज्य थे। यहाँ के उपजाऊ मैदान हैं, दजला, फरात नदियाँ हैं यहाँ के, इन मैदानों में बहुत ही अच्छा उपजाऊपन वाले मैदान हैं, तो इनमें भी बहुत अच्छी इराक में खेती होती है। दजला फरात घाटियों में इग्रिस टिग्रिस जो अपन इनको कहते हैं, बहुत ही अच्छी और अच्छी व्यवस्था में इन यहाँ पे होता है। बस यहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो ज़्यादा नहीं हो। आपने नाम सुना होगा एक सदाम हुसैन के समय यहाँ पे गृह युद्ध हुआ था 8 वर्ष तक, और अमेरिका के हस्तक्षेप से फिर इसको सदाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी, और फिर वहाँ पे नई सरकारें बनी, लेकिन स्थिरता फिर भी नहीं आई। जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ पे हॉट है, गर्म है, आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी। कृषि की जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप पे यहाँ पे लोग जो है खेती पर ही निर्भर रहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 अच्छी नदियाँ हैं, नदियों के मैदान हैं। उसके अलावा संसाधन बात करें तो पेट्रोलियम संसाधन ही सर्वा यहाँ पे है, और मेन जो कारण है वो बगदाद दजला नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये एक प्रमुख शहर है बगदाद। और इसके अलावा इराक जो है अभी वर्तमान में यहाँ की स्थितियाँ बिल्कुल खराब है। धीरे धीरे इन स्थिति में सुधार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों ने बहुत ही ज़्यादा पैर पसार दिए थे, लेकिन फिर भी एक पुरानी संस्कृति की बात करें अपन तो बहुत ही समृद्ध संस्कृति रही है ईरान की भी। और यहाँ पे करबला स्थिति जो मुसलमानों का धार्मिक केंद्र भी है, तो मेन जो संसाधन है बात करें अपन इराक की तो पेट्रोलियम ही है, बाकी लोग जो है वो खेती ही करते हैं। अगले वीडियो में अपन बाकी के राष्ट्र हैं उन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।